एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गोरी सोबे सेज पर मुख पे डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, बिहारी, विद्यापति या अमीर खुसरो? चलिए तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, गोरी सोबे सेज पर मुख पे डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? दोस्तों, आप अगर DT+P के अलावा भी आप नेट की या किसी भी स्टेट के TGT, PGT की या PPSC की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरा जरूर देखना। इसका आंसर बताइए। कोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? घनानंद, बिहारी, विद्यापति या अमीर खुसरो? दोस्तों, आपको याद रखना, गोरी सोबे सेज पे मुख पे डारे केस, ये जो पंक्ति है किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये इन्होंने पंक्ति कब रची थी ये बताइए, मुझे बताइए। तो दोस्तों, आपको याद रखना, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि अमीर खुसरो ने ये पंक्ति किस घटना पे रची थी या किस वजह से रची थी। तो आपको याद रखना, इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, इनकी जब मृत्यु पर लिखी थी इन्होंने। इनके गुरु का नाम क्या था? मैंने काफी बार आपको बताया भी है, क्या नाम था? निजामुद्दीन। क्या नाम था? पूरा नाम बताइए। अभी हाल मैंने आपको बताया, क्या बोला मैंने? निजामुद्दीन औलिया। इनके जो गुरु थे, इनकी मृत्यु पर अमीर खुसरो ने ये पंक्ति रची थी। आपको याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। मैंने क्या बताया? गोरी सोबे सेज पर मुख पे डारे केस, ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो के द्वारा। और ये पंक्ति इन्होंने कब लिखी थी? तो अमीर खुसरो की ने अपने गुरु, इनके गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी थी। ये बहुत बार पूछा गया कि ऐसे भी क्वेश्चन बना था कि अमीर खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु पर क्या पंक्ति लिखी थी, और ये काफी सारी पंक्तियां दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। अगर अपने नोट्स बनाते हो तो ये पंक्ति और ये घटना जरूर लिखना कि कब लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास पूरी जरूर देखना आज की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? नरपति नाल, चंद्रवरदाई, विद्यापति या अमीर खुसरो? क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये DT+P में पूछा गया, KVS में पूछा गया, UP TTT में पूछा गया, और राजस्थान कॉलेज लेक्चर परीक्षा थी उसमें भी पूछा गया था। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो दोस्तों, आपको याद रखना, अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने क्या क्या बताया? अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। अब इधर से एक क्वेश्चन भी बन सकता, आदिकाल के वो कौन से कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की? तो आपको इसको याद रखना, कौन थे? अमीर खुसरो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह, जय सिंह, कीर्ति सिंह या माधो सिंह? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, आपको याद रखना, विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कीर्ति सिंह के अलावा भी अगर आपको राजा शिव सिंह दिया जाए, क्या दिया जाए? राजा शिव सिंह, ये भी पूछा जा सकता है कि राजा शिव सिंह, तभी आपको यही याद रखना कि विद्यापति इनके दरबारी कवि थे। और ये कहाँ के थे? तिरहुत के राजा। तिरहुत। मैंने क्या बताया? विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तो आपको क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इधर क्या दिया था? कीर्ति सिंह। अगर शिव सिंह भी दिया जाता तो भी आपका आंसर शिव सिंह होता, क्योंकि विद्यापति थे वो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया।
दोस्तों आप सभी लोग प्लीज अपना स्कोर जरूर बताना मुझे कमेंट में कि आपका स्कोर क्या रहता है। हमारे आज के 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में सभी लोग अपना स्कोर बताओगे कि आपका स्कोर क्या रहा है। और ये भी बताना कि क्लास आपको कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे दिक्कत हो रही। वैसे तो मैं आपको पूरी क्लास कराऊंगी, आपको सारे एक एक टॉपिक में क्लियर कराऊंगी, एक एक टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यू बने हैं वो कराऊंगी, और साथ में आपको डिटेल क्लास कराएंगे, वो मैराथन के रूप में कराएंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपकी तैयारी हम बहुत अच्छे से कराएंगे, बस आप डेली क्लास जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ डेली शेयर करनी है, सभी को शेयर करनी। अपने व्हाट्सएप पे इंस्टा पे स्टोरी लगाइए कि मैम ने क्लास स्टार्ट कर दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सौर्यपाद, मत्स्येंद्रनाथ, चरपरीनाथ या कनप्पा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सिद्धों और नाथों की सूची से उभयनिष्ठ है? बताइए। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सौर्यपाद है ये सिद्धों और नाथों की सूची से उभयनिष्ठ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कहीं कि आपको सरहप्पा भी लिखा मिलेगा, तो ये आपको यही रखना है। ये क्या है? सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। मैंने क्या बताया? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? प्रथम कवि किसे माना जाता है, आपको याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कवि, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए। अभी हाल मैंने बताया किसे माना जाता है? सरहप्पा को। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बनता है ये, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो कौन है? सरहप्पा। इधर क्वेश्चन क्या था? कौन सिद्धों और नाथों की सूची से उभयनिष्ठ है? तो वो कौन थे? सरहप्पा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हुमायूं रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या हमीर रासो? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि आपका स्कोर क्या रहा, आप सब कमेंट करते हो, बहुत तारीफें भी करते हो, बस ये कमेंट नहीं करते आपका स्कोर कितना जाता। सभी का मुझे देखना है, जो लोग डेली क्लास देखते हैं उनके तो ऊपर तो स्पेशल मेरा ध्यान है, वो जरूर कमेंट करेंगे कि उनका स्कोर क्या रहा है। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परमाल रासो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। परमाल रासो के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद है, परमाल रासो है, उसके लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। जगनिक। कौन है? जगनिक है। इसमें क्या है? परमाल रासो में आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया। आपको याद रखना, परमाल रासो में क्या है? आला उदल दो सरदार थे। कौन थे? आला, आला और कौन क्या नाम था? उदल। आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया। आपको याद रखना है, मैंने क्या बताया। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो परमाल रासो है। परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक है। इसमें क्या है? आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान, कुमारराज, राजा जयसिंह, बीसल देव? क्या होगा इसका राइट आंसर? चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो चंद बरदाई है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र या बालकृष्ण भट्ट? क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र के लेखक कौन थे? क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो दोस्तों आपको याद रखना, विशुद्ध चरित्रावली या जीवन चरित्र के लेखक कौन थे? माधव प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों मैं आपसे कल की क्लास में ही बोला था, आज की क्लास में ही बोल रहे, 10-15 रुपए की एक कॉपी लीजिए, उसमें एक एक पॉइंट लिखा कीजिए। जैसे मैंने बताया, विशुद्ध चरित्रावली के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। ऐसे अगर आप लिखोगे, जैसे आपको कुछ पॉइंट है नहीं आते होंगे, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आपको आता ही नहीं होगा, आपको आता होगा, लेकिन कुछ पॉइंट है जैसे नहीं आते, तो आप उधर से क्वेश्चन लिखिए, ज्यादा नहीं लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, विशुद्ध चरित्रावली के लेखक माधव प्रसाद मिश्र। जब ऐसे आप लिखोगे ना, अगर आप ऐसे पॉइंट लिखते रहे तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और एक शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपके रिवीजन के लिए। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अपने नोट्स जरूर बनाना। आपको पूरी कथा नहीं लिखनी है, पूरी कथा लिखने का कोई फायदा नहीं होता है, आपको शॉर्ट में पढ़नी है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। चाहिए कि पॉइंट नहीं लिखना, ऐसे लिखना, डायरेक्ट लिखे विशुद्ध चरित्रावली लेखक माधव प्रसाद मिश्र। एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर आपने ऐसे ही क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली रिपीट किए तो मैं गारंटी देती हूँ, जब आपका एग्जाम आएगा आपके जाने कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहमान, मलिक मोहम्मद, अब्दुल कलाम या अबुल हसन? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये मैंने आपको काफी बार कराया, कल की क्लास में भी शायद बताया था, और मैंने जो उपनाम वाली आपको क्लास पढ़ाई है उसमें भी बताया, तो वो क्लास जरूर देखना। उपनाम वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 8,000 से ज्यादा लोग उस क्लास को देख चुकी हैं, इंपॉर्टेंट है, तो वो क्लास जरूर देख लेना। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 15 मिनट की क्लास होगी मुश्किल से। आपको सभी के उपनाम, उन्हें क्या नाम से बुलाया जाता, सब पता चल जाएगा एक क्लास में। उसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे है, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, रिवीजन मार लीजिए। बाकी मैं इस बैच में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन बाद में पढ़ाऊंगी, अभी आपको पढ़ना है तो वो जरूर देखा कीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों आपको याद रखना, अमीर खुसरो का जो मूल नाम है वो क्या था? अबुल हसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि खड़ी बोली के आदि कवि कौन कहे जाते हैं? मैंने क्या बताया, खड़ी बोली के खड़ी बोली के आदि कवि, आदि कवि कौन है? जल्दी से बताइए, खड़ी बोली के आदि कवि कौन है? जल्दी से बताइए, कौन कहे जाते हैं? अमीर खुसरो। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया, छोटे बड़े एग्जाम में पूछ ही लेता है एग्जामिनर किसी भी तरीके से, कि खड़ी बोली के आदि कवि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो का। और अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अबुल हसन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? स्वयंभू, चंद्रवरदाई, विद्यापति या जगन्नाथ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों कौन थे, चलिए बताइए। आदिकाल के कवि थे विद्यापति, को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब अभी मैंने आपको बताया तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इधर से क्वेश्चन बनता है, ये कौन से संप्रदाय के थे? तो आपको याद रखना, जो विद्यापति हैं वो शैव संप्रदाय के थे। कौन से संप्रदाय के थे? शैव संप्रदाय के कवि थे। आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है काफी बार, छोटे बड़े एग्जाम में ये पूछ ही देता है, तो आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया, हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो विद्यापति को किया गया है, और जो विद्यापति है शैव संप्रदाय के थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति लता के रचनाकार है विजय सिंह सूरी, जायसी, विद्यापति या अमीर खुसरो? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? हाँ जी, जल्दी से बताइए, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कीर्ति लता है इसके रचनाकार कौन है? विद्यापति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये बताइए जल्दी से, इधर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, यह रचना किस संवाद के रूप में हुई है? बहुत बार पूछा गया है, जल्दी से बताइए, किस संवाद के रूप में हुई है? तो आपको याद रखना, यह जो रचना है
वो भृंग, क्या भृंग, और जल्दी से बताइए और क्या, भृंगी, भृंग और भृंगी संवाद के रूप में हुई है। मैंने क्या बताया, कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति हैं और यह रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं तो यही कहूंगी अपने नोट्स में लिखा कीजिए, नहीं लिखते तो आप दोबारा क्लास देख लेना, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ाती हूँ कि आपको समझ में आ जाए मेरा हर एक पॉइंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेलियां और मुक्तियों के लिए जाने जाते हैं चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति या हेमचंद? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन जाने जाते हैं अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए, कौन जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं, अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि इनके द्वारा रचित ग्रंथ जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है सबसे इंपॉर्टेंट है खालिक वारी। कौन सा है, खालिक वारी, किसका ये ग्रंथ है, अमीर खुसरो का है। और एक किनसे, ये तो हो गया पहेलियां और मुकरियां, और कौन सा था, दो सुखने, दो सुखने, ये किसका ग्रंथ है, जल्दी से बताइए किसका है, अमीर खुसरो का। एक गजल, गजल भी इनका बहुत पूछा जाता है। मैंने क्या बताया, इनकी पहेलियों के मुकरियों के लिए कौन जाने जाती है, अमीर खुसरो। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खालिक वारी, पहेलियां और मुकरियां, दो सुखनी और गजल जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इनके ग्रंथ पूछे ही जाते हैं पेपर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षिता रहा है सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना, आस्वादाता प्रशंसा या राष्ट्रीय चेतना? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षिता रहा है, कौन रहा है, राष्ट्रीय चेतना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरा सपोर्ट जरूर कीजिए। सभी लोग क्लास जितने भी लोग देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट जरूर करना। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट क्लास लाऊंगी जिससे आपका सिलेक्शन हो। और मुझे जब आपका सिलेक्शन हो तो मुझे कमेंट में लिख जाना कि मैम आज मेरा सिलेक्शन हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी प्राकृत, पाली, पिंगल पिंगल मिश्रित या खड़ी बोली? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी वो क्या थी, डिंगल पिंगल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब जल्दी से बताइए डिंगल भाषा क्या है, पिंगल भाषा क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी लोग मुझे कमेंट करना। ये शायद मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि डिंगल भाषा क्या होती है, पिंगल भाषा क्या होती है। मुझे सभी लोग कमेंट करना, देखते हैं कितने लोग एकदम सही कमेंट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज अशोक में पृथ्वीराज के पिता कौन है, राजेश्वर, अनंगपाल, समर सिंह, सोमेश्वर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वीराज अशोक में पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के जो पिता हैं उनका नाम क्या था, सोमेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा हिंदी के में आशय है अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी या पाली? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्राकृत अभ्यास हिंदी में से आशय किसका है, तो आपको याद रखना अपभ्रंश है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है, दलपत विजय, चेटमल, नरपति नाल या जल्लर? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है, तो किसके द्वारा रचित है, जेठमल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब जल्दी से बताइए दलपत विजय की रचना का नाम क्या है।
तो कौन सी है? बहुत बार मैंने पढ़ाई है, जब क्लास पढ़ाई थी मैंने रचना वाली तो आपको पढ़ाई थी खुमान रासो। मैंने क्या बताया? दलपत विजय की रचना खुमान रासो 9वीं सदी की है। कौन सी सदी की है? 9वीं। ये आपको याद रखना पॉइंट, ये पेपर में छोटे छोटे पॉइंट बन सकते हैं। उम्मीद है क्योंकि इस पर थोड़ा डीप में क्वेश्चन जा सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा देती हूँ कि आपका क्वेश्चन कैसा भी बनेगा आपका सही जाएगा। मैंने क्या बताया? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल के द्वारा। और दलपति विजय की रचना का नाम क्या था? खुमान रासो। ये 9वीं सदी की है। कौन सी सदी की है? 9वीं सदी की है। नरपति नालकृत किसकी इनकी क्या है? बीसल देवरासो, जो 13वीं सदी में लिखा गया। क्या था? बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नाल की। और ये कब लिखा गया था? 13वीं सदी में। सदी से याद रखना, क्वेश्चन बना है सदी से, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। 13वीं सदी में। और जल्लड़ कौन थे? चंद्रवरदाई के पुत्र थे। ये जल्लड़ है, ये कौन थे? चंद्रवरदाई के पुत्र। इधर जगह नहीं है, मैं आपसे बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। जल्लड़ चंद्रवरदाई के पुत्र थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को पूर्ण किया था। पेपर में पूछा गया कि पृथ्वीराज रासो नामक जो रचना है इसे पूर्ण किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बना है, तो आपको याद रखना, वो थे जल्लड़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई? 9, 11, 84 या 86? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? कितनी है? 9। बहुत बार क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, जाने कितने छोटे बड़े एग्जाम में पूछा ही जाता है। नाथों की संख्या कितनी है? 9। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? नारोपा, गोरक्षप्पा, लुइपा या सरप्पा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सरप्पा है वो सिद्धों में सबसे पुराने थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इधर इधर एक क्वेश्चन बनता है कि सरोज बद्ध या राहुल बद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सरप्पा को। क्या नाम बताया मैंने? सरोज, क्या बताया? सरोज बद्ध। और क्या बताया मैंने? सरोज बद्ध के बाद राहुल, क्या बताया? राहुल भद्र आदि नामों से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना, सरप्पा। सरप्पा है, इन्होंने रचना किसकी की है? दोहा कोश की। दोहा कोश। दोहा कोश की रचना किसने की है? जल्दी से बताइए किसने की? सरप्पा ने की है। और सरप्पा का क्या नाम है? सरोज भद्र या राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासो के रचयिता कौन है? जगनिक, नरपतिनाल, दलपत विजय, चंद्रवरदाई? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसकी रचना की बात की जाए तो आपको याद रखना, अभी हाल मैंने बताई थी 9वीं सदी में की गई है। कब की गई है? 9वीं सदी में की गई है। और जगनिक की बात की जाए तो जगनिक ने परमाल रासो लिखा है। जगनिक ने क्या लिखा? परमाल परमाल रासो लिखा है। ये भी पेपर में पूछा गया, परमाल रासो की किसके द्वारा रचित है? तो जगनिक के द्वारा लिखा है, जिसे आला खंड के नाम से जाना जाता है। विहाल मैंने बताया था आपको, आला खंड के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइए। हाँ जी, मैंने क्या बताया? खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय है। इसकी रचना 9वीं सदी में हुई है। और जगनिक ने परमाल रासो लिखा है, जिसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। इधर से अगर नरपति नाल की बात करें तो नरपति नाल ने कौन सा लिखा? बीसल देवरासो। कौन सा लिखा? बीसल देवरासो किसने लिखा? जल्दी से बताइए, बीसल देवरासो किसने लिखा है? किसने लिखा? नरपति
नाल ने। और चंद्रबरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। मैंने क्या क्या बताया, जल्दी से बताइए। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय हैं। इसकी रचना 9वीं सदी में हुई थी। और क्या बताया, जगनिक ने परमाल रासो लिखा, जिसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता। और नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा। और किसने? चंद्रवरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका, कीर्ति लता, पदावली या जय मयंक जस चंद का? हाँ जी, कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जय मयंक जस चंद का विद्यापति की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये विद्यापति की नहीं है तो किसी की तो होगी। तो आपको याद रखना, यह किसकी है? मधुकर भट्ट की रचना है। किसकी है? मधुकर किसकी है? भट्ट की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका रचना किसकी है? मधुकर भट्ट की है। बाकी कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली ये विद्यापति की रचनाएं हैं। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा? पदावली, कीर्ति लता, गंगा वाक्यावली या मणि मंजरी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये सभी क्वेश्चन आपके जितने भी है DSSP में पूछे गए हैं। तो जल्दी से मुझे सभी लोग इसका आंसर बताइए। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा था? तो दोस्तों आपको याद रखना, विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो जल्दी बताइए कब हुआ था। आपको याद रखना, विद्यापति का जन्म 1350 में हुआ था। कब हुआ था? 1350 ईस्वी में विद्यापति का जन्म हुआ था। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। कौन से संप्रदाय के कवि थे? तो आपको याद रखना, ये शैव संप्रदाय के कवि थे। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि विद्यापति कौन से संप्रदाय के कवि थे। तो आपको याद रखना, ये शैव संप्रदाय के कवि थे। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तो आपको याद रखना, मैंने क्या बताया, ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट तथा मैथिली भाषा में रचनाएं की हैं। कौन कौन सी भाषा में की है? जल्दी से बताइए। संस्कृत और कौन सी? अवहट और कौन सी की है? मैथिली भाषा में रचनाएं की है। बहुत बार पेपर में पूछा गया, ये क्वेश्चन बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि विद्यापति ने कौन कौन सी भाषा में रचना की है। तो आपको याद रखना, संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में रचना की है। मैंने क्या बताया, मेरे साथ बोलिए। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो आपको याद रखना, विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की थी। विद्यापति के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। कौन से संप्रदाय के? शैव संप्रदाय के कवि थे। ये तिरहुत के राजा, इधर जगह नहीं है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लेना। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट तथा मैथिली भाषा में रचनाएं की हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? मेघावती, पद्मावत, पदावली या मधुमालती? जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? दोस्तों आप किसी भी स्टेट के से टीजीटी, पीजीटी, नेट की या बीपीएससी की, आप किसी भी कुछ की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा देखना और सभी लोग मुझे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है। हमारे आज के 20 क्वेश्चन है, 20 में मुझे सभी का स्कोर चाहिए। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना आपका स्कोर क्या रहा है। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो किसमें है? जल्दी से बताइए। पदावली में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अभी हाल मैंने बताया पदावली की रचना किसने की है। तो आपको याद रखना, पदावली की रचना किसने की है? विद्यापति ने। और कौन सी भाषा में की है? तो मैथिली भाषा में की है।
बहुत आराम से पढ़ना है मैं अभी, और बहुत अच्छे से हर पॉइंट को समझना है। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो मैं तो आपसे यही कहूंगी, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने बताया था, पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली भाषा में की, डायरेक्ट पॉइंट लिखी है। ये पॉइंट बहुत काम आएंगे जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपकी ये शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे सिर्फ क्लास देख देख के। और बाकी मैं आपको सारी पीडीएफ सेंड करूंगी जब मैं मैराथन क्लास आपको डिटेल में कराऊंगी, तो उसकी पीडीएफ आप सभी को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो कोई टेंशन नहीं लेना, उसकी अभी टाइपिंग चल रही है, बहुत ज्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर प्रॉमिस किया है तो आपका सिलेक्शन दिलाना मेरी जिम्मेदारी है और पढ़ना आपकी जिम्मेदारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पमचर्यु में किसका वर्णन है? शिव, भरत, सीता या राम? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, पमचर्यु में किसका वर्णन है? बताइए जल्दी से। तो दोस्तों आपको याद रखना, पमचर्यु इसमें किसका वर्णन है? भगवान राम का वर्णन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब पमचर्यु की रचना किसने की थी ये भी जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना, पमचर्यु की रचना किसने की थी? स्वयं भून है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ट्रेंडिंग में रहा है। अब किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, ये पेपर में पूछा ही गया है कि पमचर्यु की रचना किसने की। तो आपको याद रखना किसने की? स्वयं भून है। और पमचर्यु में किसका वर्णन है? तो आपको याद रखना राम का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुक्करियां किस भाषा में हैं? खड़ी बोली, अवधी, उर्दू, ब्रज? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, आपके जो डी प्लस बी वाले फ्रेंड हैं सभी को शेयर जरूर करना, सभी लोग शेयर करना और बताना है कि देखो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मिस नहीं करनी क्लास, तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप लोग मिस कर दोगे तो भाई फिर मुझसे मत कहना कि मैम आपने कुछ क्या पढ़ाया था। मैं आपको जो पढ़ाऊँ पढ़ना। मैं आपको इतने क्वेश्चन, एक एक चीज से इतने क्वेश्चन करा दूंगी, इतने प्रीवियस पेपर करा दूंगी ना कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में हैं? तो कौन सी भाषा में? खड़ी बोली में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब मुझे जल्दी से बताइए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? बहुत बार पेपर में बना ये क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों बताइए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो आपको याद रखना क्या नाम है? अबुल, क्या था जल्दी से बताइए। अबुल हसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मैंने आपको जो उपनाम की क्लास पढ़ाई है वो क्लास जरूर देखना, उसमें बहुत मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। उसमें मैंने सभी के उपनाम बताए हैं और उपनाम से क्वेश्चन बनता है। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे डायरेक्ट एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन घुमाता है तो उपनाम से उपनाम दे देता है। मान लो इधर से आपको अबुल हसन दे दिया तो आप क्या करोगे? देखो एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। एग्जामिनर ने आकर बोल दिया आदिकाल से क्वेश्चन आएंगे तो वो आदिकाल से कैसे भी पूछेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ के जाना है। अब इधर से क्वेश्चन बनता कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये क्वेश्चन पेपर में बना था। तो जल्दी से बताइए किसके थे? जल्दी से बताइए सभी लोग। निजामुद्दीन। जल्दी से बताइए किसके थे? निजामुद्दीन किसके थे? औलिया के शिष्य थे। ये पेपर में क्वेश्चन बना है, बहुत बार बना है क्वेश्चन कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो आपको याद रखना है निजामुद्दीन औलिया के। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि निजामुद्दीन औलिया के क्या बना था क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया भी था। हाँ जी दोस्तों बताइए, अभी मैंने क्या बताया? अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है? तो आपको याद रखना खड़ी बोली में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो आपको याद रखना निजामुद्दीन औलिया। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ दोस्तों, एक कॉपी बना लेना 10 रुपए की, उसमें मैं आपके शॉर्ट नोट तैयार करा दूंगी। आपको ये टेंशन नहीं लगना कि मैम सिर्फ हिंदी साहित्य पढ़ाती है। मुझे काफी लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप हिंदी साहित्य पढ़ाती हो, तो ऐसा नहीं है, हिंदी ग्रामर भी कराएंगे। अब आपके लिए बैच लेके आए हैं तो आपको हिंदी ग्रामर भी कराएंगे, हिंदी साहित्य भी कराएंगे, पीवाईक्यू भी कराएंगे और डिटेल क्लास भी कराएंगे। बस आपको मेरा सपोर्ट करना है।
आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन आ जाए और मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर सकूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर इसका? तो दोस्तों आपको याद रखना, टिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? जयपुर, एटा, इटावा या बिहार? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ था? एटा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब आपको याद रखना, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1293 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? एटा कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? एटा के उत्तर प्रदेश के पटियाला नामक कस्बे में हुआ था। कौन सा, अगर कस्बा पूछ दिया जाए तो आपको याद रखना, पटी पटियाली पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। आपको याद रखना कहाँ हुआ था? पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा फेमस कौन सा है? खालिक वारी। बहुत बार ये पेपर में पूछा कि खालिक वारी किसका ग्रंथ है। तो आपको याद रखना ये किसका है? अमीर खुसरो का। मैंने क्या बताया? जल्दी से बताइए, मैंने क्या बताया? अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? तो आपको याद रखना, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फेमस खालिक वारी। बहुत बार ये पेपर में पूछा गया, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बार इनका ग्रंथ से क्वेश्चन बना। अगर कस्बे से बन जाए, मान लीजिए एटा ना देके एटा पटियाली और एटा करके कुछ और एटा के कस्बे दे दिया जाए तो आपको याद रखना, एटा के पटियाली जी कस्बे में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? रूपचंद, जज्वल, विद्याधर या सारंगधर? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से मुझे बताइए सभी लोग। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? सारंगधर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? राजस्थानी भाषा, मैथिली भाषा, प्राकृत भाषा या ब्रज भाषा? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, अभी हाल मैंने इनकी भाषाओं से आपको बताया था, देखो बताया था और इधर क्वेश्चन बन गया। और ये DSSB में पूछा गया, मेल में भी पूछा गया था। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये क्या होगा? विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो आपको याद रखना, विद्यापति ने तो 3 भाषाओं में काव्य की रचना की। 3 भाषा भी हाल मैंने कौन सी बताई थी आपको? पहली बताई थी संस्कृत, और कौन सी बताई थी? अवहट्ट, और कौन सी बताई थी? अवहट्ट के बाद कौन सी बताई थी? मैथिली बताई थी भी हाल। तो देखो इधर पे कौन सी भाषा में की है? राजस्थानी भाषा है नहीं, प्राकृत भाषा है नहीं, ब्रज भाषा भी नहीं, मैथिली भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की है। और 3 भाषा की बात वो कौन कौन सी है? संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? संस्कृत, रेखता, हिंदवी, हिंदुस्तानी? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अमीर खुसरो है इन्होंने हिंदी के लिए, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी,
अभी हाल मैंने बताया अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो आपको याद रखना निजामुद्दीन औलिया के। अब इनसे एक इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। मैंने क्या बताया, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का, किसका, खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। आपको याद रखना, ये पॉइंट पेपर में बहुत बार बना है, कवि माना जाता है। मैंने क्या बताया, अमीर खुसरो के लिए हिंदी का कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया, तो हिंदवी शब्द का प्रयुक्त किया गया। इन्हें अब खुसरो को क्या माना जाता है, खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। अगर इनके गुरु की बात करें तो अभी हाल मैंने आपको बताया था इनके गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। और इनकी बात की जाए, इनकी रचना कौन सी, खालिक वाली, पहेलियां और मुकरियां। ये खालिक वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी भी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति लता की भाषा क्या है, अवधि, ब्रज, मिश्रित अपभ्रंश, प्राकृत। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, सभी लोग प्लीज शेयर जरूर करना क्लास को, बहुत मेहनत लगती है क्लास में, तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर करना और जल्दी से शेयर कीजिए। आप लोग की मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं मैराथन क्लास लेके आऊंगी। अभी तक मैराथन आपको कोई नहीं कराता, मैं मैराथन क्लास कराऊंगी जिसमें आपको डिटेल क्लास भी कराएंगे और साथ में पीवाईक्यू भी कराएंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस हिंदी की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। कीर्ति लता की भाषा क्या है, तो दोस्तों आपको याद रखना जो कीर्ति लता की भाषा है वो मिश्रित अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। कहीं की आपको अवहट भी लिखा मिल सकता है, अवहट भी आए अगर ऑप्शन में तो आपको अवहट लगाना। तो आपको यह मैंने क्या बताया, कीर्ति लता की जो भाषा है वो मिश्रित अपभ्रंश या अवहट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है, पहेलियां और तथा मुक्तियां, पुरुष परीक्षा, दो सुकने, खलिकवारी। खालिकवारी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, पुरुष परीक्षा। बाकी अभी हाल मैंने बताया पहेलियां मुकरियां किसकी, अमीर खुसरो की, दो सुकने, खालिकवारी ये किसकी रचना है, अमीर खुसरो की। अब मुझे ये बताइए पुरुष परीक्षा किसकी रचना है, तो दोस्तों आपको याद रखना पुरुष परीक्षा विद्यापति की, विद्या विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना है। किसमें, संस्कृत में लिखी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या बताया पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना है, जबकि पहेलियां और मुकरियां, दो सुखने और खालिकवारी ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है, रैदास, नानक, कबीर या विद्यापति। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, काफी क्वेश्चन तो आपको रिपीट मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराई हुई है, कुछ आपको नए भी मिलेंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ आधी क्लास से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके 2-3 पार्ट में मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगी TTSSB के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, आपको याद रखना रैदास, नानक और कौन, कबीर। ये कौन सी धारा के हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ठीक है। जबकि विद्यापति हैं वो आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं। तो कौन है ये, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। विद्यापति कौन है, आपको याद रखना जो विद्यापति है वो आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं। श्रृंगारी कवि से क्वेश्चन बना है कि श्रृंगारी कवि कौन है, तो आपको याद रखना वो कौन है, विद्यापति। जबकि अगर रैदास, नानक, कबीर की बात की जाए तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। विद्यापति से क्वेश्चन बना है, बहुत बार आप लोगों ने देखा हो कि मैथिल कोकिल किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना विद्यापति को मैथिल क्या कहते हैं, मैथिल कोकिल, और क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, अभिनव
जयदेव, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, खेलन कवि। ये भी बहुत बार पूछा कि खेलन कवि की उपाधि किसे प्राप्त है, तो आपको याद रखना विद्यापति को है। मैंने क्या बताया, विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव तथा खेलन कवि की उपाधियां प्राप्त थी। आपको याद रखना ये तीनों उपाधियों से क्वेश्चन बना है, जिसमें अभिनव जयदेव और खेलन कवि से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, क्योंकि मैथिल कोकिल ज्यादातर लोग जानने लगे हैं, इसलिए एग्जाम में काम है ऐसे क्वेश्चन देना कि आप कर ना पाओ और आपका सिलेक्शन ना हो। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ मेरी क्लास देखोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला मारूदा दोहा में डोला के पिता का क्या नाम है? राजा जयवंत सिंह, राजा नल, राजा जय सिंह, राजा हरिराज सिंह। क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? डोला मारूदा दोहा में डोला के पिता का क्या नाम है? तो क्या नाम है? राजा नल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? नारोपा, सरहप्पा, सवरीपा या लुइपा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा में कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? लुइपा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा लुइपा से प्रारंभ हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदिकालीन के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? अमीर खुसरो, पुष्पदंत, स्वयंभू, अब्दुल रहमान। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्न में से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अमीर खुसरो से एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? चलिए बताइए, खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? हाँ जी दोस्तों, खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है, ये बताइए जल्दी से, कितनी है? तो आपको याद रखना, खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है? 100। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, भरत बाहुल बलिराज, शवकाचार, पाहुड़। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इधर से एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पृथ्वीराज रासो है इसकी रचना चंद्रवरदाई ने की है। किसने? चंद्रवरदाई ने की है। और कब की है? तो आपको याद रखना 18वीं सदी में। मैंने क्या बताया, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने 18वीं सदी में की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल साकेत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? चंद्रवरदाई, पुष्पदंत, स्वयंभू या सरहपाद। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राहुल साकेत्यान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो किसे माना है? सरहपाद को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल, अपभ्रंश, पिंगल या अवधि। हाँ जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? डिंगल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर इधर से क्वेश्चन बने कि आप डिंगल भाषा कहते किसे हैं, तो आपको याद रखना अपभ्रंश का याद रखना आपको, अपभ्रंश और किसे, एवं राजस्थानी, एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। राजस्थानी के मिश्रित मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? डिंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
पेपर में पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। नहीं पूछा जाए तो फिर भी आपको अपनी नॉलेज के लिए रखना कि डिंगल भाषा किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। जबकि अपभ्रंश और ब्रज भाषा, अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं। आपको याद रखना, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, पिंगल से क्वेश्चन बना है कि क्या कहते हैं, पिंगल किसे कहते हैं? अपभ्रंश और ब्रजभाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं, और अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? डिंगल। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हिंदी का पहला कवि किसे माना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहप्पा, स्वयंभू। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हिंदी का पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता? मत्स्येंद्रनाथ, नेमिनाथ, गोरखनाथ या आदिनाथ? क्या होगा इसका राइट आंसर? नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, नाथ साहित्य का जो आरंभकर्ता किसे माना जाता? हाँ, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये किसके शिष्य? मत्स्येंद्रनाथ के। आपको याद रखना, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि गोरखनाथ के गुरु कौन है, मत्स्येंद्रनाथ कौन है। मत्स्येंद्रनाथ को मच्छंदर नाथ भी कहते हैं, आपने काफी जगह देखा होगा, मच्छंदर नाथ। कैसे भी क्वेश्चन बने, आपका क्वेश्चन सही जाना चाहिए। मैंने क्या बताया, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे मानते हैं? गोरखनाथ को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद पानी को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। उस पर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही पढ़ाई से रिलेटेड तो आप उसमें मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई भी करती हूँ। इन दोनों की लिंक है वो चैनल के अबाउट में मिल जाएगी। अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना, प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लास लाऊंगी। दोस्तों बस अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।